दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। वेलकम टू अकेडमी ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो पीओके इज बर्निंग। वैसे तो पीओके के हालात पाकिस्तान की आवाम से ही शुरू से ही बहुत बुरे कर रखे हैं, लेकिन अब जिस तरीके की बर्बरता पाकिस्तान और वहाँ की जो मिलिट्री है वहाँ के लोगों के साथ कर रही है और जिस हिसाब से वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं वो सच में चिंताजनक है। तो इस बार पीओके में आग क्यों लगी है, मैं उसके मुख्य कारण आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और पीओके को लेकर, क्योंकि सबको पता ही है वो भारत का ही अंग है और कभी ना कभी तो भारत में उसका विलय होना तय है, तो पीओके को लेकर इस वक्त भारत की क्या तैयारी है, मैं वो भी आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ नया इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूंगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आई तो अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर करें। करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। वीडियो की शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली स्लाइड से। पाकिस्तान लॉन्चेस मैनहंट फॉर 4 पीओके प्रोटेस्टर्स आफ्टर क्रैकडाउन किलिंग 19 किड्स एंड 7 प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब बर्बरता की अब हद पार कर चुका है पाकिस्तान। 19 छोटे बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को मारने का साहस दिखा रहे हैं ये लोग। अब ये कहता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च्ड अ सर्च ऑपरेशन फॉर 4 प्रोटेस्टर्स, अनाउंस्ड अ बाउंटी ऑफ ₹1 करोड़। ये पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपीस है। फॉर इंफॉर्मेशन लीडिंग टू द arrest of leaders linked to Joint Awami Action Committee JAC after massive protest in the region, according to the report by Dawn। ये आपको पता है 4 बंदे कौन है? ये 4 बंदे इसके लीडर बताए जाते हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये क्या है एग्जैक्टली वो मैं आपको बाद में बोर्ड पे समझाऊंगा। तो इस कमेटी के ये लोग मेंबर्स हैं। अब इन लोगों ने इतनी बेसिक सी डिमांड अपनी आवाम से करी। जब आप वो डिमांड सुनेंगे कि क्या डिमांड इन लोगों ने रखी थी सरकार के आगे, आप अपना माथा पकड़ लेंगे कि इस डिमांड के लिए इन लोगों पर 1 करोड़ रुपए की बाउंड्री लगा रखी। मतलब जो पाकिस्तान जिसके पास इस समय खाने तक के पैसे नहीं है, वो 1 करोड़ रुपए इनकी इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा है। आप सोच के देखिए कि किस हद तक और कितना बुरा हाल इस समय पीओके का होगा। ये कहता है कि पीओके अथॉरिटीज हैव आल्सो ऑर्डर्ड सेडिशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट 2 जैक लीडर्स। The protest and the strike caused major disruption across the region. The authorities in POK suspended internet, mobile networks, banks, medical stores and other essential facilities also remained closed in several areas। आप ये सोचिए कि मेडिकल स्टोर तक नहीं खुले हुए हैं वहां पर, बैंक्स और इनका तो समझ में आता है, मतलब दवाइयां तक की दुकान इन्होंने बंद कर रखी है। एसेंशियल फैसिलिटीज मतलब दूध, ब्रेड, इन सब की दुकान तक बंद है कुछ एरियाज में। Responding to the situation, MEA spokesperson Randeer Jaiswal in New Delhi had observed a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan in a connection with the protest. It is a desperate attempt to Pakistan to cover up its own failing and deflect attention away from human rights and human abuses। अब ये कह रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान से कुछ वीडियो सरफेस हो रही थी जिसमें वो कह रहा था कि इंडिया ने ये सारे प्रोटेस्ट करवा रहा है, इंडिया ही इन सबके पीछे है। तो उस चीज के ऊपर इन्होंने जवाब दिया है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान ये सारी स्टेटमेंट्स दे रहा है। वहां पर एक्चुअल में पीओके जल रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये कहने में बिजी है कि इंडिया ही इन सबके पीछे है। अगली हमारे आप देखेंगे, ये देखिए, आप प्रोटेस्ट तो देख ही रहे होंगे। ये जैक जो संस्था है उन्हीं का ये प्रोटेस्ट है वहां पर जो हो रहा है। फॉर डेकेड्स criticize India's handling of Jammu and Kashmir, while the Union Territory has been visible development under India's democratic framework. Pakistan occupied Kashmir tells a very different story, marked by recurring unrest and allegations of rights abuses। अब ये कहता है कि दशकों से पाकिस्तान भारत को क्रिटिसाइज करता आया है क्योंकि भारत के पास जो कश्मीर का हिस्सा है, वैसे तो पूरा कश्मीर ही भारत का है, पीओके में तो ये इलीगली पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, लेकिन अभी जो फिलहाल भारत जिस कश्मीर को होल्ड करता है, रूल करता है, पाकिस्तान कहता था कि वहां पर बहुत बुरे हाल हैं, मतलब भारत वाले कश्मीर में। लेकिन पीओके में जो हो रहा है वो बिल्कुल ही एक अलग स्टोरी दिखाता है। इवन पीओके के लोग खुद भी इस चीज को अब समझते हैं कि भाई ये जो चीज हो रही है और भारत जिस हिसाब से काम कर रहा है वहां के लोगों को लेकर, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। जब पीओके के लोग उस चीज को देखते हैं कि यार हमारा क्या हाल है और भारत के कश्मीर में क्या मतलब स्थिति कर दी है सरकार ने। आप देखें कितने बड़े बड़े हाईवेज और क्या क्या नहीं इस टाइम कश्मीर में है, सारे प्रोजेक्ट सब कुछ वहां पर चालू हैं। लोगों महंगाई दर वहां पर इतना कम है, प्लस हर चीज
सारी फैसिलिटीज पूरी तरीके से कश्मीर के हर एक कोने में पहुंच रही है, भारत के कश्मीर के। ये चीज जब वहां के लोग देखते हैं तो खुद कहते हैं यार हम किस हाल में रह रहे हैं, और सरहद पार जस्ट एलओसी के उस पार पर भारत के पास जो कश्मीर है वहां पर लोग कैसे स्वर्ग में रह रहे हैं। अब आप ये इनकी डिमांड्स देखिए, मैं डिमांड्स की बात कर रहा था ना, देखिए एबोलिशन ऑफ 12 पीओजेके असेंबली सीट्स, reducing of perks, privileges and allowances enjoyed by the minister, bureaucrats and judges, greater legislative power for elected POJK assembly and reforms, economic demands, electricity tariffs based on the actual generation cost of local hydel projects including the Mangla Dam, and cancellation of costly power agreements, restorations of subsidies wheat and flour at rates comparable to the neighboring Gilgit-Baltistan, जॉब कोटास और पीओजेके, रिमूवल ऑफ अनलॉफुल टैक्सेस। ये सारी डिमांड ऐसी 38 के आसपास डिमांड इन लोगों ने रखी थी। मैं आपको अगले पेज पे वो भी दिखाता हूं, ये देखिए ये डिमांड्स, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स, व्हीट फ्लोर की सब्सिडी चाहिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में होना चाहिए, अनजस्ट टैक्सेस हटाओ, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करो, लीव पैकेजेस प्रोवाइड, एबोलिशन ऑफ टोल प्लाजास, पीओके के हाईवेज पे डबल रेट्स पे टोल प्लाजास चल रहे हैं और टोटली इलीगली चल रहे हैं, उसको हटाने के लिए, कंप्लीट बैन ऑन टिम्बर स्मगलिंग फॉर पीओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूडेंट हॉस्टल्स, जॉब रिजर्व फॉर लोकल कश्मीरीज इन पाकिस्तान एंड इलाइट प्रिविलेजेस and minister privileges, abolish 12 refugee seats in POK, reverse merger of POK bank, implement separate states subject for rule for POK residents, immediate restorations of mobile and internet, guarantee freedom of peaceful release of all arrested civil society leaders and activists। 38 डिमांड्स थी टोटल जो इन्होंने रखी थी, जो कि मीडिया में फ्लोट हो रही थी, लेकिन 38 क्या वो डिमांड्स थी, पूरी की पूरी बाहर नहीं आई। यही 17 मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जो 3-4 वेरीफाइड सोर्सेज से मैं लेके आया हूं। ये मोटा मोटा ये 17 डिमांड्स जो मेरे पास हैं अभी तक, टोटल 38 में से ये 17 ही डिमांड मैं डिमांड ढूंढ पाया हूं, बाकी मेरे को एग्जैक्टली अभी और नहीं मिली है। अब अगर मैं आपको ये समझाऊं कि ये जो जॉइंट जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी है, जैक जिसको हम कहते हैं, ये एग्जैक्टली है क्या। ये 2023 में बनी थी। 2023 में इसका बनने का मेन मकसद यही था कि जो पाकिस्तान है, जो मेन पाकिस्तान है, उसने पीओके में बिजली के रेट 5 से 6 गुना बढ़ा दिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के रेट्स 2023 के आसपास 5 से 6 गुना वहां के रेट्स बढ़ा दिए। वो भी तब जब पीओके में बिजली की जनरेशन होती है, मतलब पीओके से बिजली पाकिस्तान लेता है, लेकिन पीओके में बिजली के रेट्स क्या हैं, पाकिस्तान से 5 से 6 गुना ज्यादा। आप ये सोच कर देखिए। तो लोगों ने इस चीज के ऊपर आवाज उठाई, लेकिन क्योंकि इंडिविजुअली लोग आवाज उठाते हैं उसका इतना महत्व नहीं होता, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के लोगों ने यह सोचा कि हम एक कमेटी बनाते हैं, जिसको इन्होंने रखा जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी। इसमें वहां के लॉयर्स, वहां के टीचर्स, वहां के स्टूडेंट्स, वहां के बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, वहां के लोकल मीडिया जो वहीं के थे, वहां के रेजिडेंट्स के लोग, इन सब ने मिलकर ये जैक को बनाया। इसकी एक सबसे खूबसूरत बात जो इन लोगों ने रखी वो ये था कि इसका कोई स्पेसिफिक एक लीडर नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक एक लीडर नहीं है, सारे लोग मिलकर इसको लीड करते हैं और इसमें अपनी पूरी इनपुट्स देते हैं। बना था ये साल 2023 में। इन्होंने वहां 2023 में अपना फर्स्ट प्रोटेस्ट करा और उस प्रोटेस्ट में इन्होंने यही डिमांड रखी कि भाई आटे का दाम कम करो, बिजली का दाम कम करो, पानी की सप्लाई अच्छी रखो और हमारी सिक्योरिटी का ध्यान दो। बेसिक जो डिमांड्स होती हैं वही सारी डिमांड्स इन्होंने रखी। इन्होंने ये 18 के आसपास वो डिमांड्स रखी थी, सरकार ने वो मान लिया कि हम इन डिमांड्स को पूरा कर देंगे, तो इन्होंने अपना पहला प्रोटेस्ट को सस्पेंड कर दिया। लेकिन एक साल बाद 2024 में जब वो डिमांड्स पूरी नहीं हुई, तब इन्होंने सेकेंड प्रोटेस्ट करा, प्लस इसके दौरान एक बहुत बड़ा मार्च निकाला पीओके में। इस मार्च की वजह से पुलिस ने उन पे एक्शन लिया और 4 लोगों की उस एक्शन की वजह से मौत हो गई। जब 4 लोगों की मौत हुई, उस मौतों की वजह से ये सेकंड प्रोटेस्ट भी जैक ने कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। अब आते हैं हम 2026 में। 2026 में अभी भी आपको पता है ये डिमांड्स तो पूरी हुई नहीं है, ना कभी होंगी, ये सब जानते ही हैं। तब इन्होंने अपना थर्ड प्रोटेस्ट करा, लेकिन
इस प्रोटेस्ट में बेसिक डिमांड्स तो मैंने आपको जो बताई वो तो है ही है, प्लस इलेक्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि अभी 27 जुलाई को पीओके में होने वाला है। अब इलेक्शन क्या मुद्दा है मैं उसके बारे में आपको डिटेल। अब अगर हम पीओके के इलेक्शन पे आते हैं कि पीओके इस तीसरे प्रोटेस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्यों है। पीओके की 45 सीट्स हैं जो इन्होंने असाइन कर रखी है पीओके को, ठीक है जी। अब इस बार इलेक्शन में इन्होंने क्या करा है कि इन 45 सीट को दो हिस्से में बांट दिया है, 12 33। इन 33 सीटों के लिए तो जो वोटिंग होगी वो पीओके के लोग ही करेंगे, ठीक है जी। इन 33 सीटों पे वोट पीओके के लोग ही करेंगे, लेकिन इन 12 सीटों पे लोग करेंगे वो लोग करेंगे जो कि इंडिया से रेफ्यूजीज आए थे। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 12 सीट्स में केवल वही रेफ्यूजीज वोट करेंगे जो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इंडिया से आए थे पाकिस्तान, ठीक है जी। अब जरूरी तो है नहीं कि ये जो लोग होंगे रेफ्यूजीज ये पीओके में रहते हो, नहीं ना। हो सकता है ये इस्लामाबाद रहते हो सकता है ये कराची रहते हो सकता है ये पाकिस्तान के किसी अन्य शहर में रहते हो। तो यही वो लोग हैं जो वोट कर सकते हैं इन 12 सीटों के लिए। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि यहां से लोगों को मैं लाऊंगा और यहां के लोग इन 12 सीटों को तय करेंगे कि यहां पर इनका कौन सा रिप्रेजेंटेटिव या एमएलए वहां पर बनेगा। यही दिक्कत है इन लोगों को, पीओके के लोगों को, कि भाई ये 12 सीटों का जो डिसीजन है वो ये रेफ्यूजीज क्यों लेंगे जो पीओके में रहता ही नहीं है, जिनको पीओके का पता ही नहीं है कि पीओके की दिक्कत क्या है, पीओके के उस लोकल एरिया में प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। इन लोगों को क्या पता होगा जब वो यहां रहता ही नहीं है। यही मेन इनका कंसर्न है कि भाई इन 12 जो सीट्स हैं इनका रिजल्ट भी हम ही करेंगे तय, और इसी के लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर ये 12 सीट्स ये पाकिस्तान की आवाम अपने पास रख लेती है तो उससे क्या होगा। 33 सीट में से आपको पता है 33 में से 33 तो कोई एक पार्टी, सिंगल पार्टी जीतेगी नहीं। मतलब इन 12 सीट्स के रिजल्ट के बिना आप वहां पर सरकार बना ही नहीं सकते। पीओके का अपना एक प्रधानमंत्री होता है, सब कुछ अपना होता है वहां पर। एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस सरकार वहां पर चलती है, वो कागजी होती है, काम वो ऊपर से ही करती है सरकार के थ्रू। लेकिन वहां पर अगर ये 12 सीट्स इनके हाथ में नहीं होती तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि वो लोग सरकार तय कर ही नहीं पाएंगे, प्राइम मिनिस्टर तय कर ही नहीं पाएंगे बिना इनके सपोर्ट पे। और ये वोट कहां से आएगा, जो पाकिस्तान इस्लामाबाद बोलेगा या जो रावलपिंडी बोलेगा वहीं से उसका रिजल्ट यहां आएगा। और यही उनका कंसर्न है कि यार हमारे पास, हम कहने को सिर्फ ऑटोनॉमस हैं लेकिन हमारे पास, हमारे हाथ में तो सरकार कुछ दे ही नहीं रही है, और इसी के लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब रीजंस तो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पर वही लिखा है कि सब्सिडाइज फ्लोर चाहिए उनको, मतलब आटा चाहिए, अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी, रिलीफ फ्रॉम राइजिंग लिविंग कॉस्ट एंड फॉर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम अथॉरिटीज। सबसे रीजन आपको बताया, अबॉलिश, यही 12 सीटें इन्होंने कहा कि अबॉलिश करो। क्यों? क्योंकि द जैक आर्ग्यूज दैट दीज सीट्स हैव हिस्टोरिकली अलाउड मेजर पाकिस्तानी पॉलिटिकली पार्टीज टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन मुजफ्फराबाद। अब क्या होता है कि इन 12 सीटों की वजह से इन लोगों का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां पर इंडिपेंडेंटली सरकार पीओके के हित में बन ही नहीं पाती। सरकार वही बनती है जो पाकिस्तान के वहां से रावलपिंडी से या फिर इस्लामाबाद से ऑर्डर आता है, उसी हिसाब से सरकार चलती है। अब यहां पर है कि सिक्योरिटी क्रैकडाउन जो है वो इंटरनेशनल अटेंशन भी ले जा चुका है। द क्रैकडाउन हैज आल्सो अट्रैक्टेड इंटरनेशनल स्क्रूटिनी। मेंबर्स ऑफ द कश्मीरी डिस्पोजर staged demonstration outside the Pakistani consulate in Bradford, UK, accusing Pakistani authorities of using excessive force against protesters. अब वहां पर कंसोल्ट, जितने भी वहां पर पाकिस्तानी के एम्बेसीज हैं, कंसोल्ट है, वहां पर यूके के उसमें लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया जो बर्बरता पीओके में आर्मी के लोग कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। At the same time, dozens of British MP led by Bradford East MP Imran Hussain urged the UK government to engage diplomatically, citing reports of arrest, communication restriction and a breakdown in dialogue between authorities and the protesting leaders. The Human Rights Commission of Pakistan has also expressed concern over the escalating confrontation in POJK, warning that banning popular movement risks shrinking democratic space. It is called for immediate de-escalation and imperial investigation into deaths and injuries and a return to peaceful democratic process. Peaceful democratic protest, what a joke. वैसे तो इस बात के लिए वो जोक ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो फिर भी कह रहे हैं। अगली स्लाइड पे मैं अगर आता हूं आपके पास, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू करा यूके में।
अब उस प्रोटेस्ट जो हो रहा है यूके के अंदर, और यूके जो पाकिस्तान को लेसन्स दे रहा है कि भाई अपना जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको और डेमोक्रेटिक बनाओ, वायलेंस बंद करो, तो पाकिस्तान इसमें तिल मिला गया और पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान रिजेक्ट्स अनवारंटेड रिमार्क्स ऑन आजाद जम्मू एंड कश्मीर। ये कह रहा है कि वी हैव नोटेड दैट द कंसर्न with the concern the irresponsible and ill-informed institution made by certain members of the diaspora in UK regarding Azad Jammu and Kashmir. These individuals are advised to refrain from interfering in the internal affairs. ये भाई यह कह रहा है कि ये मेरा इंटरनल अफेयर्स है पीओके। ठीक है जी। अब आप पहले इस पॉइंट पर करके रखिए, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। ये देखिए, अब ये जो इसने कहा इंटरनल अफेयर्स, अब आप ये देखिए यहां पर ये कहता है द जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट विच रिमेन्स द लॉन्गेस्ट अनरिजॉल्व्ड आइटम ऑन द एजेंडा ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल। यहां कहता है कि पाकिस्तान रिटेरिएट्स दैट इंडिया रिमेन्स एन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी। अब ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ये एक जगह पर ये कहता है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, दूसरी जगह पर ये कह रहा है कि ये मेरा इंटरनल मैटर है। भाई आप अपने आप में ही इतने ज्यादा कंफ्यूज है ये लोग, इनको यही नहीं पता कि बोलना क्या है। अगली लाइन में कहता है कि प्रोटेस्ट वॉइस रेज्ड बाय द सर्टेन एमपीज व्हिच रिफ्लेक्ट अ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड disregard for the historical background of the issue. Pakistan is a sovereign and democratic republic, what a joke, that firmly believes in non-interference in the internal affairs of the countries of other countries, expect the same from others. ये कहता है कि हम जम्मू एंड कश्मीर में राइट्स ऑफ द सिटीजन टू पीसफुल असेंबली, फ्रीडम एक्सप्रेशन एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन पे बिलीव करते हैं। फिर कहते हैं कि वी अर्ज ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एडुकेट एंड क्वेश्चन दो सपोर्टिंग प्रिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम सच एक्शंस एंड टू रिस्पेक्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब यूके के जिस फोरम में वहां पर जो एक एमपी ने किया उसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने आवाज उठाई। क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन पे भी आवाज उठाएगा? क्योंकि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने कहा है एन इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी इनटू द एक्स्ट्राडिशियल किलिंग ऑफ सैयद हबीब, जो वहां पर एक बंदा था वो मार दिया गया वहां की आर्मी की तरफ से, एंड अनलॉफुल डेथ्स ऑफ प्रोटेस्टर एंड पुलिस ऑफिसर इन रावलकोट। फिर कहता है कि इमीडिएट डी एस्केलेशन एंड स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स ऑन द यूज ऑफ फोर्स ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट एंड अ नेसेसिटी ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फिर कहता है इमीडिएट लिफ्टिंग ऑफ द अनलॉफुल बैन इन जेकेजेएसी, यही जो मैंने आपको जैक के बारे में बताया, एंड द रिस्टोरेशन ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल नेटवर्क एज वेल एज फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एसोसिएशन, अर्जेंट स्टेप्स टू फैसिलिटेट पीसफुल असेंबलीज अहेड ऑफ अनाउंस्ड रीजनल इलेक्शंस ऑन जुलाई 27 इन कंप्लायंस विद पाकिस्तान इंटरनेशनल। अब चलो आपने वहां पर प्रोटेस्ट कर दिया लोगों के लिए, लोगों के अगेंस्ट आपने कहा कि भाई मैं इस चीज पे बात नहीं मानूंगा, यूके में जो प्रोटेस्ट हुआ है वो मेरे बिल्कुल अगेंस्ट है, लेकिन जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन ने बोला आप उसको भी नकार दोगे क्या? चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि यूके का एक एमपी था वो इल इन्फॉर्म्ड था, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन भाई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अफेयर को तो इन्फॉर्मेशन होगी, है ना? उसकी तो तुम पूरी बात सुनते हो, उसी की फाउंडेशन से तुम पैसे कर्जे वर्जे लेते हो, किसी ना किसी बात से, किसी ना किसी रीजन की वजह से उनकी बात भी नकार दोगे क्या? पहले तो तुमको यही नहीं पता, यहां पर कहते हो इंटरनल मैटर है, दूसरे लेटर में ये लिखते हो कि भाई वो तो डिस्प्यूटेड मैटर है। डिस्प्यूटेड मैटर इंटरनल मैटर कैसे हो जाएगा? अगर इंटरनल है तो डिस्प्यूटेड क्यों है, और अगर डिस्प्यूटेड है तो इंटरनल कैसे है? तो ऐसी चीजें ये लोग कह देते हैं जिनको खुद के पास इनका जवाब नहीं होता, लेकिन बस इनको ये बात बोलनी होती। अगली स्लाइड पे मैं आता हूं तो रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान ने पूरी तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट बताना शुरू कर दिया है। रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स पाकिस्तान यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द पीपल ऑफ पीओजेके। इन्होंने भी स्ट्रॉन्ग कंडेमेशन करी है इस चीज के लिए, और इन्होंने अपने इस लेटर में नाटो को, आसियान कंट्रीज को, प्लस ऑब्वियसली इंडिया को, प्लस अफगानिस्तान को, इनको बोला है कि आप लोग आए और पाकिस्तान की आवाम जो ये बर्बरता, पाकिस्तान की आवाम के लिए जो ये बर्बरता ये मिलिट्री कर रही है, इसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठाएं और इन लोगों को इस चीज से आजादी दिलाएं। क्योंकि ये सिर्फ आज से तो हो नहीं रहा, ये सब कुछ, ये जो भी चल रहा है ये कई दिनों से और कई सालों से चल रहा है। आप मान के चलिए आजादी के बाद से ही पाकिस्तान को जल्दी थी भाई पीओके लेना, लेकिन उसके लिए उन्होंने किया क्या? कुछ भी नहीं करा। इनकी हालत इतनी बद से बदतर रखी हुई है। हमारे यहाँ पर भी काफी टाइम तक पाकिस्तान कश्मीर के हाल ऐसे ही हुआ करते थे, इतने बुरे तो नहीं थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि इतने बुरे थे, लेकिन यहाँ की जो सरकारें थी उन्होंने भी इस चीज पर कभी भी जोर नहीं दिया कि हमको कश्मीर को एक डेवलप स्टेट बनाना है, ताकि वहां के लोगों को लगे कि हाँ यार सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। लेकिन आज 2014 के बाद से नई सरकार जो आई थी, उनके दिमाग में शुरू से यही रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर को हमने इतना डेवलप करना है कि वहां के लोग ये बोले कि हाँ हमारे लिए कोई है जो हमारी बातें सुनता है। फिर 2019 में 370 एबॉलिश हो जाता है,
पूरी तरीके से सेंटर का कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर में आ जाता है, और उसके बाद से जो डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ती है वो आप सबको ऑब्वियसली आज दिख ही रहा है। हमको क्या, इवन पाकिस्तान में रहते हुए लोगों को भी ये चीज दिख रही है, और पीओके के लोग तो इस चीज को एक एग्जाम्पल मान के ये बोलते हैं कि अगर हम आज भारत का हिस्सा होते, भारत का हिस्सा तो ऑब्वियसली है लेकिन ऑल अनलॉफुली ऑक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान ने, वो यही मानते हैं कि अगर ये अनलॉफुल ऑक्यूपेशन पाकिस्तान का ना होता तो आज हम भी वही जिंदगी जी रहे होते जो वहां के लोग जी रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि एग्जैक्टली भारत के लिए कंसर्न एक थोड़ा सा इस चीज के लिए भी है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूं, 7 जून को, आज से 5 दिन पहले, जब जनरल इलेक्शंस हेल्ड हुए थे गिलगित बाल्टिस्तान में, असेंबली इलेक्शंस हुए थे 7 जून को, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट कहा था इंडिया ने, और उन्होंने ये भी बोला साथ में कि इंडिया डिमांड्स दैट इट मस्ट वेकेट द इलीगल ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। पाकिस्तान को ये चीज बोली थी अपने इस लेटर में। इलेक्शन तो हेल्ड करवा दिया, वहां पर इलेक्शन हो भी गए, वहां पर पीपीटी पार्टी है वो लीड भी कर रही है, पाकिस्तान उस चीज के लिए रुका नहीं। लेकिन जैसे ही एमईए का ये लेटर आता है तुरंत ही पाकिस्तान भी इस चीज को रिप्लाई करके ये कहता है कि पाकिस्तान कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स इंडियाज बेसलेस रिमार्क्स रिगार्डिंग द अपकमिंग इलेक्शंस। और इसी में इसने ये बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। पीछे उसने ये कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर इंटरनल मैटर है पीओके का, लेकिन यहां पर ये कहते हैं कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो यही इसका ये दोगलापन, और यही दोगलापन है पाकिस्तान का जो छुपाए छुपता नहीं है। जहां एक तरफ वो डिस्प्यूटेड मैटर बताता है पीओके को या उससे रिलेटेड कोई भी एरिया को, दूसरी जगह कहता है कि पीओके का जितना भी काम है, जितने भी मैटर्स हैं वो मेरा इंटरनल मैटर्स है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी उस पर दखल अंदाजी करे। सो दे आर टोटली कंफ्यूज, इसमें कोई कहने वाली बात है नहीं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो मैं आपको ये बताने वाला था कि इंडिया की तैयारी इस टाइम क्या है। अब आप इस तैयारी को इस पीओके के मैटर से रिलेट करते हैं नहीं करते हैं वो मैं आप पर छोड़ता हूं। मेरा काम है आपको इस टाइम फैक्ट्स बताना और जियोपॉलिटिकल चेंजेस क्या हो रही हैं वो बताना। ये रिपोर्ट आई है सिप्री की तरफ से। सिप्री एक स्टॉकहोम की एजेंसी है जो कि वॉरहेड्स को, जितने भी न्यूक्लियर से रिलेटेड कंट्रीज काम करती है, आर्सेनल की रिपोर्ट्स रखती हैं, उसको डिकोड करता है और उस पर नजर रखता है और हर साल अपनी एक रिपोर्ट निकाल कर देता है। न्यूक्लियर का काम जो होता है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक एक्टिव होता है और इनएक्टिव होता है। वो मैं आपको बोर्ड पे सारा कुछ समझाऊंगा। आप पहले इस रिपोर्ट को देखेंगे तो ये कहता है कि 190 वॉरहेड्स 12 डिप्लॉयड व्हाट लेड टू इंडियाज हाइटेंड न्यूक्लियर पोस्टर। आप इसमें देखेंगे कि न्यूक्लियर पे खर्चा इंडिया पिछले साल से इस साल से लेकर 12% अपना बढ़ा चुका है। आज के टाइम पे वो $2.8 बिलियन खर्च कर रहा है इंडिया। अब इस चीज को एक बार मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं कि एग्जैक्टली इस सबका मायना क्या है। अब सिप्री ने एक रिपोर्ट निकाल कर दी है। मैं बेसिकली इंडिया की ही बात करूंगा। सिप्री ने तो सारी कंट्री जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स, न्यूक्लियर नेशंस हैं उन सबकी रिपोर्ट देता है, लेकिन मैं बेसिकली आपसे इंडिया की ही बात करूंगा। सिप्री कहता है कि पिछले साल से लेकर अब तक 2025-2026 इनकी जनवरी 2026 की रिपोर्ट ही आई है, जिसका मैं अभी आपको कटआउट दिखा रहा था। 2026 में इंडिया के पास आज 190 न्यूक्लियर वेपन्स तैयार हैं, वो कर चुका है, जो कि 2025 में 180 हुआ करते थे। एक साल पहले 180 थे, आज 190 हैं। ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब हो गया, और एक हो गया एक्टिव। इनएक्टिव का मतलब हो गया कि इनके वॉरहेड्स इसके साथ अटैच नहीं है, मतलब इनको पहले आपको एक्टिव करना पड़ेगा। अगर आपको किसी कंट्री पर डिप्लॉय करना है तो पहले आपको इनको एक्टिव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है जी। जो पिछले साल 180 हुआ करते थे वो आज 190 हैं। पिछले साल एक्टिव 0 हुआ करते थे, इस साल एक्टिव 12 है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। 2 टाइम होते हैं वेपन्स को लेकर, एक होता है पीस टाइम, एक होता है वॉर टाइम। वॉर टाइम तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, जब कंट्री किसी वॉर में होती है या वॉर की सिचुएशन में होती है, या फिर कोई किसी कंट्री के साथ कोई कहासुनी चल रही होती है, या उसको एक्सपेक्टेड होता है कि क्या पता मेरे पे कोई अटैक हो जाए, तो उसको हम वॉर टाइम में कंसिडर करते हैं। जैसे आप ईरान का एग्जांपल दो। अब जब पिछले साल ईरान पर अटैक हुआ था, द राइजिंग लॉयन, आपको याद होगा, उसके बाद मिडनाइट हैमर हुआ था यूएसए की तरफ से, राइजिंग लॉयन हुआ था, उस ऑपरेशन का नाम था, वो था इजराइल की तरफ से। तो ऐसा तो था नहीं कि तुरंत उस पर अटैक हो गया ईरान पर, उसका बेस तो काफी टाइम से बन ही रहा था। ईरान को ये तो पता ही था कि यार इजराइल कुछ महीनों में या कुछ दिनों में मेरे पर अटैक करने वाला होता है। तो वो जब इंट्यूशन किसी कंट्री को आती है तो उसको हम वॉर टाइम में कंसीडर करते हैं कि ईरान को ये पता था कि यार मेरे पे कभी भी अटैक हो सकता है, तो प्रिपेयर करने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है और उसको हम वॉर टाइम में कंसीडर करते हैं। तो जब इंडिया वॉर टाइम में होता था तब तो वो फिर भी अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को एक्टिव रखता था,
जब वॉर टाइम उसको लगता था कि किसी ने कहीं से मेरे को कोई अटैक करने का, उनको लग रहा है कि क्या पता कोई कंट्री मेरे पर अटैक कर दे, जैसे पाकिस्तान अटैक कर दे, चाइना अटैक कर दे, तो उस टाइम पर ये वॉरहेड अपने एक्टिव रखते थे। लेकिन पीस टाइम पर कभी भी इंडिया ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को एक्टिव नहीं रखा। लेकिन अभी जब पीस टाइम चल रहा है और ऐसा कोई हमको भगवान के आशीर्वाद से कोई ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि कोई हम पे अटैक करने वाला है या कोई ऐसी सिचुएशन होने वाली है, ऐसा तो आपको भी नजर नहीं आ रहा और मैं होप करता हूं ऐसा हो भी ना। लेकिन फिर भी इंडिया ने अपने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड एक्टिव मोड पे डाल रखे हैं। और ये जो चेंज हमारी डॉक्ट्रिन को लेकर, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को लेकर आया है हमारे इंडिया के अंदर, यही दुनिया इस चीज को सीरियसली देख रही है कि भाई इंडिया ने अपना डॉक्ट्रिन चेंज क्यों किया, क्यों पीस टाइम पर 12 वॉरहेड्स को इंडिया ने एक्टिव कर रखा है, क्यों कर रखा है, जी मैं आप पे छोड़ता हूं। क्या आप इस चीज को पीओके के अनइजीनेस से रिलेट कर सकते हैं तो ठीक, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आगे जाकर देखेंगे चीजें जैसे जैसे अनफोल्ड होंगी, मैं आपको जरूर आपको बताऊंगा इस बारे में। अब इसकी डिटेल में थोड़ा जाते हैं तो यही वो कह रहा है कि एस्टिमेटेड 190 हमारे पास वॉरहेड है 2026 में, जो कि पिछले साल 180 थे। यहां पर ये सिपरी की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया ने एटलीस्ट 12 न्यूक्लियर वॉरहेड को पहली बार डिप्लॉय कर रखा है और मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग न्यूक्लियर वॉरहेड सेपरेट। हमेशा अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को सेपरेट रखता था जब पीस टाइम होता था, लेकिन पहली बार 12 को इसने डिप्लॉय करके एक्टिव मोड पे रखा हुआ है। India's heightened nuclear posture comes in the aftermath of its military confrontation with Pakistan in May 2025. Since then, New Delhi has signaled a tougher security approach, unveiling a revised doctrine aimed at deterring future cross-border terrorist threats emanating from its western neighbor. पाकिस्तान चाइना की बात करें तो पाकिस्तान कंटिन्यूड डेवलप न्यू डिलीवरी सिस्टम डेवलप कर रहा है और नेक्स्ट डेकेड तक कुछ नए वॉरहेड बना सकता है। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना हैज लोडेड हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स इनटू 3 लार्ज मिसाइल सिलो field in the north of the country. China could potentially have at least many ICBM intercontinental ballistic missiles as either Russia or USA by the turn of the decade. Decade के एंड तक इतने वॉरहेड्स चाइना भी बना लेगा जितने रशिया या फिर यूएसए के पास हैं। ये तैयारी तो इंडिया की आपने देखी, ये तो मिलिट्री वाइज थोड़ी बहुत तैयारी जो मैंने आपको बताई वो है। दूसरी हम चलते हैं लीगली इंडिया कैसी तैयारी इस टाइम कर रहा है। आपको याद होगा कि 2026 में अभी कुछ महीने पहले इंडिया ने एक डीलिमिटेशन बिल लाया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो पाया। वो बिल क्या कहता था? वो बिल ये कहता था कि टू प्रोवाइड फॉर रीएडजस्टमेंट ऑफ द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा में, राज्यसभा में और यूनियन टेरिटरी, यहां पर जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं उनको रीएडजस्ट करने के लिए ये एक बिल लेके आने वाले थे। इसमें द डिविजन्स ऑफ द ईच स्टेट एंड ईच यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू अ territorial constituency for election to the House of the People, Legislative Assembly of the States, Union Territories and for the matters connected therewith। मतलब इससे रिलेटेड जितने भी काम हैं, जो सीटों से बंटवारे से लेकर कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी को कितने एमएलए होने चाहिए किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास, और कितने एमपी के पास कितने किलोमीटर तक का दायरा होना चाहिए कि अच्छी डेवलपमेंट उस जगह की हो सके, उससे रिलेटेड ये डिलिमिटेशन बिल लेकर आए थे, जो सरफेस लेवल पे ये लोग बात बताते थे। लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, सेक्शन 3 का 4th पॉइंट ये था, द इलेक्शन कमीशन शैल एक्ट एज अ डिलिमिटेशन कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉलोइंग अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान व्हेन द एरिया ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान सीज टू बी ऑक्यूपाइड। मतलब कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगा फॉर पीओके, जो कि अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है, फिलहाल के लिए इलीगली कंट्रोल में है, और जब पाकिस्तान इसके कंट्रोल को छोड़ देगा, ये लिखा है ना, द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान सीज टू बी ऑक्यूपाइड, जब उसका ऑक्यूपेशन सीज हो जाएगा तब हम इस डिलिमिटेशन बिल के तहत वहां पर अपनी विधानसभा की सीटों को तय करेंगे। ये विधानसभा प्लस लोकसभा की सीट कितनी आएंगी वो सब तय करेंगे। ये बेसिकली ये बिल था। नीचे आप अगर देखेंगे तो एक पॉइंट और ये कहता है, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में क्या आया था, 5 अगस्त 2019 को ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के तहत 370 जो आर्टिकल था उसको एबॉलिश कर दिया गया था, और इसी के तहत ये वाला जो पॉइंट है इसको लाके रखा गया है। ये बेसिकली डिलिमिटेशन का बिल था जो कि लोकसभा और राज्यसभा में लेकर आए थे, लेकिन क्योंकि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे, जो मौजूदा सरकार है उसके पास नंबर्स पूरे नहीं थे, जिसकी वजह से यह बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन अब क्या सिचुएशन बन रही है वो बहुत
देखने वाली। अब मैं आपको डीलिमिटेशन बिल जो पास हुआ था अप्रैल में, उसका स्केनेरियो एक बार समझाता हूं। हमारे टोटल 528 एमपी हैं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। अगर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए तो आपको सीधा सीधा 2/3 बहुमत चाहिए होती, मेजोरिटी, जो कि मेरे ख्याल से कुछ 324 एमपी आ गए। 324 एमपी के आपको वोट जब तक नहीं मिलेंगे आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ला सकते। आपके वोट्स कितने आए? मेरे ख्याल से 298, और अगेंस्ट में चले गए आपके 230। 298 और 324, मोटा मोटा मेरे ख्याल से 324 नहीं है, 352 है। 352 आपको चाहिए। 352 एमपी का वोट मिलेगा तभी आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो पाएगा। आपके आए थे 258, फॉल रह गया आपका 54 का, मतलब 55 वोट आपको लोकसभा में कम पड़ गए, तभी आपका बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन ये बात थी अप्रैल 2026 की। आज हम बैठे हैं 12 जून 2026 में। अब हुआ क्या? इस दौरान पर आपके इलेक्शंस हुए वेस्ट बंगाल के। ठीक है जी। वहां से जो मौजूदा सरकार थी टीएमसी की, उसके 20, अभी ऑफिशियल फिगर 20 का है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये 20 का फिगर 22 में कन्वर्ट हो जाएगा जल्दी ही। 22 एमपी रेबेल हो चुके हैं और एनडीए को सपोर्ट कर चुके हैं। 32 रिमेनिंग है। आज सुबह खबर आई, ये हो गया टीएमसी, यूबीटी, जो कि उद्धव बाल साहब ठाकरे का शिवसेना, यूबीटी एसएस, उसके 9 में से 7 एमपी रेबेल कर चुके हैं। वो भी एनडीए को सपोर्ट देने वाले हैं। मॉनसून सेशन लगभग होने वाला है आपका, मोटा मोटा जो मेरे को डेट जहां तक मुझे लग रहा है, 7/7/2026 से लेकर 21/7/2026 के बीच में, इन दिनों में मॉनसून सेशन होने वाला है। और जहां तक मेरा अनुमान है कि इस मॉनसून सेशन में डीलिमिटेशन बिल को वापस प्रेजेंट किया जाएगा। जहां तक मेरी एनालिसिस है और जहां तक मेरी प्रिडिक्शन है कि इस सेशन में 100% डीलिमिटेशन बिल को प्रेजेंट किया जाएगा। पास होगा नहीं होगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं आपसे, लेकिन डीलिमिटेशन बिल को इस बार जरूर प्रेजेंट किया जाएगा। दो चीजें और हैं, 16-17 जून 2026 G7 की समिट है, जहां पर मोदी और ट्रंप मिलेंगे फेस टू फेस आफ्टर देयर, ट्रंप के फर्स्ट टर्म के बाद फेस टू फेस इतने साल बाद अब मिलेंगे। और इतने साल बाद तो फेस टू फेस मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मिलेंगे। कब? 16 और 17 जून के बीच, जब पीओके के अंदर बहुत ही भयंकर अनरेस्ट चल रहा है। क्या बात होगी वो तो देखने वाली बात है, अंदर की बात निकलेगी वो भी देखने वाली बात है, लेकिन उसमें मैं मानता हूं कि पीओके की बात जरूर होगी। बताया नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि पीओके की बात जरूर होगी, जितना मैं एनालाइज कर पा रहा हूं। तीसरी खबर मान लो या तीसरी मेरी प्रिडिक्शन मान लो, आप डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करिए। मार्को रूबियो आया था अभी क्वाड की जो मीटिंग हुई थी, उसमें मार्को रूबियो ने क्या बोला? दैट वी इनवाइट मोदी जी टू द व्हाइट हाउस लेटर दिस ईयर। ठीक है जी। जब उन्होंने ये खबर बोली तो ऑफिशियल स्टेटमेंट तो कहीं से नहीं आई है, लेकिन कुछ लोगों ने इंडिया में बोला कि इन सम टाइम मोदी जी में प्लान अ विजिट टू यूएसए। इन सम टाइम डिप्लोमेटिक भाषा में इन सम टाइम को 3 से 6 मंथ माना जाता है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इन सम टाइम को 3 से 6 मंथ अमूमन माना जाता है। तो अगर वो अप्रैल में आया था, मई में आया था, तो मई +5 8 +5 +6 नवंबर, मतलब अगस्त से नवंबर के बीच में
मोदी जी की विजिट प्लान हो सकती है। मैं मतलब हो सकती है, जैसा उन्होंने बताया मैं उस हिसाब से कह रहा हूं, हो सकती है, क्योंकि इनविटेशन आ चुका है और कहीं ना कहीं वो प्लानिंग कर रही है। दूसरी बात, मिड टर्म कब है ट्रंप साहब का? नवंबर 2026 में। तो आप ये मान के चलिए कि उस दौरान जब मिड टर्म हो रहा होगा, आई डोंट थिंक सो कि इतने बड़े लीडर को ट्रंप अपने पास बुलाएगा उस दौरान। मतलब मेरा ये ऐसा मानना है कि नवंबर के महीने में तो बहुत मुश्किल होगा कि वो किसी बड़े लीडर को बुलाएगा। तो या तो बुलाएगा वो नवंबर से पहले या बुलाएगा नवंबर के बाद। अगर पहले प्लानिंग होती है तो कहीं ना कहीं मोदी जी को बुलाया जाएगा टू अट्रैक्ट इंडियन वोट्स इन यूएसए। एक रैली क्या पता प्लान कर रहे हो आपस में कि भाई इंडियन वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, यार इंडियन वोट्स चाहिए मेरे को, मोदी जी से क्या पता उन्होंने इस चीज की रिक्वेस्ट करी और क्या पता मोदी जी इस चीज को कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या हो गया, रैली तो करनी है। यहां पर बथेरी रैली करते हैं, हर दिन मोदी जी रैली करते हैं, वहां जाकर भी कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर डिमांड मतलब गिव एंड टेक की सिचुएशन में अगर हम जाएं, इफ मोदी इज कंसिडरिंग टू गिव समथिंग, I think in return also he must be asking something from him, from Trump. He must be asking something from Trump. मतलब है तो ये उसके पास नहीं, लेकिन अड़ंगी तो सिर्फ वही मारता है ना, और कौन मारता है। बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मतलब ये सारे मेरे प्रिडिक्शंस हैं, ये सारे मेरा एनालिसिस है कि सही भी हो सकता हूं मैं, गलत भी हो सकता हूं मैं, मतलब मैं इंटायरली गलत भी हो सकता हूं इन सारी चीजों को लेकर। तभी मैंने सबसे लास्ट में आपको, अपनी वीडियो के सबसे लास्ट पार्ट में आपको, आप एकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स की एनालिसिस टाइप में इसको लेकर जाइएगा। मैं गलत भी हो सकता हूं इस चीज को लेकर, बट व्हाट आई थिंक हो सकता है, इट्स अ बिग पॉसिबिलिटी फॉर दिस। तो आशा करता हूं मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं पीओके की सिचुएशन को। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, बहुत पसंद आई हो तो प्लीज अपने परिजनों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।